Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on Daily News Review. आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। MPPSC आने वाला है और राउज एकेडमी आप सभी के लिए लेकर आया है प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में हमारे पास उपलब्ध है। टोटल 25 टेस्ट आप इसमें आपके होने वाले हैं, जो कि आपको पूरी तरीके से तैयार कर देंगे आने वाले प्रीलिम्स के लिए। साथ ही उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो एक क्रैश कोर्स का इंतज़ार कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि स्पीडी रिवीजन यहाँ पर हो जाए, ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम में आप इस कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसकी पूरी डिटेल आपको हमारी वेबसाइट पर या चाहें तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण आर्टिकल्स के बारे में। ये एक लिस्ट है आपके सामने, जिसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आज हम कौन से महत्वपूर्ण आर्टिकल यहाँ पर कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स सी व्हाट इज़ इन द न्यूज़। सबसे पहले बात करें तो पहला आर्टिकल बात कर रहा है इकोनॉमिक साइंसेस के क्षेत्र में मिल चुका है नोबेल प्राइज़। यहाँ पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, जिनकी फ़ोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिनका नाम है क्लॉडिया गोल्डन, इनको मिल चुका है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स फॉर हर ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च ऑन द जेंडर गैप इन लेबर मार्केट। इन्होंने आइडेंटिफाई करा कि कितनी टाइम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर किस तरीके का एक जेंडर गैप आपको लेबर मार्केट में देखने के लिए मिल जाता है। एंड विद दिस अवार्ड शी बिकम्स ओनली द थर्ड वुमेन आउट ऑफ 93 इकोनॉमिक लॉरिएट्स जिनको ये अवार्ड आज तक मिला है नोबल रिकॉग्निशन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, उसमें से ये तीसरी महिला बन गई हैं। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहले दो महिलाएं जिनको इस अवार्ड दिया गया है वो कौन है। इसी के साथ आप एक और चीज़ याद रखेंगे कि नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में दिए जाने की शुरुआत हुई है 1969 से, 68, ठीक है। यहाँ पर 1968 में इस अवार्ड को शुरू किया गया था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में, और पहली बार 1969 में इस अवार्ड को दिया गया था टू दी रेगनार फ्रांसिक एंड जैन टिनबर्ग को, ताकि उनका जो डायनेमिक मॉडल्स थे एनालिसिस ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, उसके लिए दिया गया था। ओके, अगर हम 2020 की बात करें तो इस अवार्ड को दिया गया था पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को। और साथ ही अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अमर्त्य सेन पहले ऐसे व्यक्ति बने थे जिनको यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया था। ऑल राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए, बात की जा रही है मेंटल हेल्थ की और एक इनफॉर्मल वर्किंग सेक्टर की। इस साल का जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2023 है, इसकी एक थीम यहाँ पर डिसाइड की गई है, जिसे 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। सो टुडे इज़ द वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। आज के दिन अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की बात की जा रही है और इम्पॉर्टेंस बताई जा रही है मेंटल हेल्थ की फॉर ईच एंड एवरी सिंगल इंडिविजुअल। और ऐसे में सबसे बड़ा पॉइंट निकल कर आ रहा है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने ये बताया है, एक डेटा रिवील किया है कि 15% जो वर्किंग एज एडल्ट्स हैं दुनिया भर में ये मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं। आप यहाँ पर देखिए, जब भी हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको देखने मिलता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास डिसेंट वर्क है तो आप एक पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में काम करेंगे, आपको अच्छा पेमेंट मिल रहा है, लेकिन हो सकता है आपके वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हों, आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाए, आपको खाना पीना प्रॉब्लम हो जाए। वहीं अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से भी लोग यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, एनजाइटी हो रही है, नेगेटिविटी आ रही है, अनस्टेबल जॉब या जॉब के क्षेत्र में जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, वो भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट कर देता है व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई इंडिया की क्या कंडीशन है। देखिए, इंडिया में अगर हम इनफॉर्मल वर्क फोर्स की बात करें तो 90% जो वर्क फोर्स है वो केवल और केवल इनफॉर्मल सेक्टर्स में लगा हुआ है, विच मीन्स यहाँ पर रेगुलेशंस नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं है, एक सेफ एनवायरनमेंट यहाँ पर मिसिंग हो रहा है। लॉन्ग आवर्स तक ये काम कर रहे हैं, दे आर नॉट इवन बीइंग पेड फॉर देयर एक्स्ट्रा वर्क्स, लिमिटेड सोशल और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इनके पास है, अनसर्टेनिटी है, कभी भी जॉब से निकाल दिया जा सकता है, डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से अगर आप भारत में देखेंगे तो आप पाएंगे कि प्रत्येक
10 में से एक व्यक्ति जो है वो मेंटल हेल्थ से सफ़र कर रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम, जब हम जेंडर डिस्पैरिटी और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो इंडियन वर्किंग वुमेन जो कि 95% से भी ज़्यादा का एक इनफॉर्मल सेक्टर में अपना रोल निभाती हैं, इनको लो पेमेंट दिया जाता है। नो डाउट इफ़ दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, स्टिल दे हैव टू फेस द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड डिस्पैरिटी। रिजल्ट इनटू सोशल प्रोटेक्शन की कमी हो जाना, मार्केट में अगर हम बात करें तो एक पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर का क्रिएट होना, रिजल्ट इनटू ना तो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से टाइम दे पाते हैं, ना ही अपने फ्यूचर के लिए कोई मुख्य कदम ये उठा सकते हैं। ऐसे में जो पूरा का पूरा इम्पैक्ट है वो इनकी मेंटल वेल बीइंग पर हमें देखने के लिए मिलता है। सो ये तो रही महिलाओं की बात। नाउ व्हाट अबाउट यूथ? देखिए, हम बात कर रहे हैं 15 से 34 वर्ग के ग्रुप के बारे में। इंडिया में आज की डेट में अगर हम देखेंगे तो एक स्टडी की गई थी जिसमें पता चला था कि 9,316 यूथ को, जो कि 15 से 34 वर्ष के थे, 18 स्टेट्स में इन पे एक स्टडी की गई और पता चला इन सभी के अंदर एक नेगेटिव इमोशनल चीज़ आ चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण था अनएम्प्लॉयमेंट रेट का होना। बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लोगों के पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। सोशल स्टिग्मा, सराउंडिंग्स, भाई आपकी किसी दोस्त की नौकरी लग गई, आपकी नहीं लगी, आपको डिप्रेशन फील होने लगेगा, राइट। इनफैक्ट अगर कोई बहुत अच्छा काम भी कर रहा है, उसकी बहुत अच्छी कंडीशन भी है, बहुत अच्छी डिग्री लेकर आए हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, रिजल्ट इनटू दे हैव टू एक्सेप्ट लोअर पे वर्किंग, जिसकी वजह से एक डिप्रेशन, एंजाइटी और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। और इसी के कारण अगर हम बात करें तो एक और सबसे बड़ा ग्रुप हमारे सामने आ जाता है, विच इज़ आर ओल्डर एल्डरली ग्रुप। इंडिया देखिए एक एजिंग सोसाइटी बन रहा है। आज से लगभग अगर हम आने वाले 2 दशकों की बात करें तो हम एक एडल्ट कंट्री बन चुके होंगे। आज की डेट में भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया का 2011 का जो स्टैट है हमारे पास, वो बताता है कि 33 मिलियन एल्डरली पीपल जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी जो इनफॉर्मल सेक्शंस में काम कर रहे हैं। ऐसे में रिस्क ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उनके पास इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है। वो पोस्ट रिटायरमेंट के बाद भी यहाँ पर काम कर रहे हैं क्योंकि फाइनेंशियली दे आर नॉट वेल इनफ, और एल्स दे ऑब्वियसली देर इज़ अ पॉजिटिव साइज की कुछ लोग इसीलिए भी काम करें बिकॉज दे लव टू वर्क डेफिनेटली, बट द मेन रीज़न इज दे आर वर्किंग बिकॉज दे आर नॉट वेरी मच डिपेंडेंट और कैन नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर सराउंडिंग फॉर देयर फाइनेंशियल एसेट। रिजल्ट इनटू जब उनको रेस्ट करना चाहिए, उनको हेल्थ सिक्योरिटी मिलना चाहिए, ऐसे में इनका पूरा ध्यान अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बीइंग की जगह सिर्फ फाइनेंसेस पर रह जाता है। और उसी का कारण आप देखेंगे इनफॉर्मल वर्कर्स जब मेंटल स्ट्रेस फेस करते हैं तो उसके साथ बहुत सारी हेल्थ केयर बीमारियां भी हो जाती हैं, डायबिटीज़ होने लगेगा, हार्ट अटैक की संभावनाएं हो जाएंगी। रिजल्ट इनटू जो कॉस्ट है अगर आप बोलेंगे तो उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा। दैट मीन्स योर मेंटल हेल्थ इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद योर फिजिकल हेल्थ। ऑल राइट, तो ये सारी जो पॉइंट्स हैं ये हमें समझने होंगे कि किस तरीके से जो इनफॉर्मल सेक्टर हमारा है वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सफ़र कर रहा है। सो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी गुड आर्टिकल जिसको आप रिलेट कर सकते हैं मेंटल हेल्थ को इनफॉर्मल सेक्टर से। आई होप आपको मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मददगार साबित होगा। चलिए बात करते हैं आज के अगले आर्टिकल के बारे में, द स्टेट ऑफ इंडिया शेड्यूल्ड एरिया की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। दैट मीन्स हम बात करने वाले हैं इंडिया 705 शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटीज़ के बारे में, जो कि 8.6% कंट्री की पॉपुलेशन का कवर करती हैं और 26 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ में आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 244 के बारे में तो ये बात करता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल्स एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। ओके, और सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हमें यहाँ पर दिखाई दे जाता है आर्टिकल 244 क्लॉज 1, जो कि यहाँ पर 5th शेड्यूल प्रोविज़न को, शेड्यूल एरियाज़ को नोटिफाई करने के लिए किसी भी स्टेट को अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम की यहाँ पर बात करता है। और यहीं पर हमें बात करनी होगी 6th शेड्यूल के बारे में, जो कि डील कर रहा है आर्टिकल 244 क्लॉज 2 के साथ। सो सबसे पहले यहाँ पर सवाल आता है कि आखिर शेड्यूल एरियाज़ होते क्या हैं। ठीक है, चलिए
पहली चीज़ तो आपको क्लियर हो गई भाई, आर्टिकल 244 आपको क्लियर हो गया कि ये एक क्रूशियल प्रोविज़न है जो यहाँ पर डिफाइन करने की बात कर रहा है। आर्टिकल 2441 क्लॉज 1 बात कर रहा है शेड्यूल्ड एरियाज, जो कौन से, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 244 क्लॉज 2 यहाँ पर बात कर रहा है सिक्स्थ शेड्यूल की, जो कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पर लग रहा है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि भाई आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या। तो देखिए, शेड्यूल्ड एरियाज़ जो हैं ये लगभग 11.3% इंडिया के लैंड एरिया को कवर करते हैं, जिन्हें ऑफिशियली डेजिग्नेट कर दिया गया है 10 स्टेट जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश के द्वारा। इनफैक्ट केरला हैज़ ऑल्सो प्रपोज टू नोटिफाई शेड्यूल एरिया इन सर्टेन रीजन, बट दे आर स्टिल अवेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। ऐसे में अगर हम बात करें तो लैंड एक्विजिशन एक्ट लाना, रिहेबिलिटेशन और रिसेटलमेंट एक्ट लेकर आना और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट लेकर आना इंडिया के कुछ एफर्ट्स हैं शेड्यूल्ड एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। इनफैक्ट हमें 1995 की भूरिया कमेटी को भी याद रखना ज़रूरी है, जिन्होंने रिकमेंड किया था कि हमें एक्सटेंशन करने की आवश्यकता है पंचायती राज टू द शेड्यूल्ड एरिया। They recommended that including these villages, but this is yet not done. अब देखिए, एक और क्वेश्चन हमें देखने मिलता है कि नोटिफिकेशन और एडवाइजरी काउंसिल कौन यहाँ पर इसको गवर्न करने का काम करता है। तो देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास राइट होता है, अथॉरिटी होता है कि किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया के रूप में आइडेंटिफाई या नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैपेंड, द स्टेट विद शेड्यूल एरिया दे आर रिक्वायर्ड टू इस्टेब्लिश अ ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, जिसके अंदर 20 मेंबर आपको देखने मिल जाएंगे शेड्यूल ट्राइब से। और इस काउंसिल का काम है गवर्नर को पूरे के पूरे जो एसटी वेलफेयर हैं उसके बारे में सलाह देना। गवर्नर एक एनुअल रिपोर्ट यहाँ पर सबमिट करेगा प्रेसिडेंट को, जो भी शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन किया जाएगा उसके आधार पर। वहीं अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्ट इशू कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि वो इस पर्टिकुलर एरिया को शेड्यूल एरिया के हिसाब से गवर्न करेगी। ऐसे में गवर्नर के पास पावर हो जाता है कि ये रिपील कर सकते हैं या अमेंड कर सकते हैं कोई भी लॉ by both parliament and state legislative, okay, which is applies to the scheduled area of the state. In fact, government can also establish regulation specific to scheduled area like controlling या transfer of land among STs member किस तरीके से होगा, क्या रेगुलेशन होंगे, क्या मनी लैंडिंग एक्टिविटीज़ होंगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिसाइड की जाती हैं। ऐसे में सबसे महत्वपूर्ण हमारे सामने आ जाता है पैसा एक्ट, विच इज़ द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पर रुक के पैसा एक्ट के बारे में समझते हैं। 1996 को इसको इनेक्ट किया गया था ताकि जो भी प्रोविज़न है हमारे पार्ट 9 के कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड विद पंचायत टू द शेड्यूल एरिया इन्हें लेकर आया जा सके। आर्टिकल 243 से लेके अगर हम 243 ZT तक की यहाँ पर बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे प्रोविज़न देखने मिलेंगे जो म्यूनिसिपैलिटीज़ और कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित होते हैं। ऑब्जेक्टिव की बात करें अगर या प्रोविजंस की बात करें तो इस एक्ट के अंदर जो शेड्यूल एरिया है उनको रिफर्ड कर दिया गया आर्टिकल 244 क्लॉज 1 के अंदर, जो कि बोलता है कि 5th शेड्यूल शैल अप्लाई टू शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइबल्स एरिया इन स्टेट्स अदर देन होम असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। 5th शेड्यूल यहाँ पर बात कर रहा है टू प्रोवाइड फॉर अ रेंज ऑफ स्पेशल प्रोविजन फॉर दीज एरियाज, और इसी के अंदर इन 10 स्टेट्स को लेकर आया गया। राइट, आगे अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में तो देखिए ये सेल्फ गवर्नेंस थ्रू ग्राम सभा की परमिशन दे रहा है। दैट मीन्स जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उनके कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करना, उनके ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस रूल लाने की बात की जा रही है। ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ पीसा एक्ट। चलिए वापस आ जाते हैं हम अपने पॉइंट पर जो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे थे कि अथॉरिटी कौन डिक्लेयर कर रहा है शेड्यूल एरिया को। तो जैसा मैंने आपको बताया 5th शेड्यूल यहाँ पर एक एक्सक्लूसिव पावर दे देता है हमारे प्रेसिडेंट को कि वो किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में 2006 में यहाँ पर डिसाइड किया गया था कि शेड्यूल एरियाज़ को
like emphasize that identification of scheduled areas in an executive function and the judiciary lacks the expertise to scrutinize the empirical basis। और यहीं पर अगर आप देखेंगे तो लगातार कुछ तरीके से चेंजेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगे व्हेन इट कम्स टू शेड्यूल एरिया। ओके, अब देखिए कहीं ना कहीं इतने सब के बाद भी हमें क्लियर क्राइटेरिया नहीं पता चल रहा। कहीं पर आपको 15% ब्लॉक देखने मिल जाएगा, कहीं आपको 30% ब्लॉक देखने मिल जाएगा। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं दिया गया है कि हाउ टू आइडेंटिफाई शेड्यूल एरिया। हालांकि 1961 की अगर हम बात करें तो 1961 के ढेबर कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार इन्होंने सजेस्ट किया था कि कुछ गाइडिंग नॉर्म्स होने चाहिए, जिसके अंदर प्रीपोर्डरेंस ट्राइबल पॉपुलेशन को देखिए, कॉम्पिटेंस को देखिए, वायबिलिटी को देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी को देखिए, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को देखते हुए किसी भी एरिया को हमें शेड्यूल्ड एरिया डिस्क्राइब करने के लिए परमिशन हो जाएगी। सो ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो देयर इज़ नो लीगल प्रिस्क्रिप्शन या कोई मिनिमम परसेंटेज नहीं है शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन को, या कोई कट ऑफ मार्क नहीं है इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। ओके, सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि किया क्या जा सकता है। तो देखिए, एक अगर हम बात करें तो इन्होंने फेस टू भूरिया कम्युनिटी ने रिकॉग्नाइज किया फेस टू फेस कम्युनिटी, जिसके अंदर इन्होंने बोला कि भाई आपको क्या करने की आवश्यकता है, आप हैबिटेशन या ग्रुप ऑफ हैबिटेशन को आइडेंटिफाई करिए। ठीक है, ऐसे कौन सी जगह हैं, कौन से विलेजेस हैं, कौन सी कम्युनिटीज़ हैं, किस पर किसकी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है, इनको आइडेंटिफाई करिए। जोग्राफिकल लिमिट्स को दूर कर दीजिए, रेवेन्यू विलेजेस को आइडेंटिफाई करिए, पंचायत तालुकाज डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई करिए। और इन सभी को ध्यान में रखते हुए हमें किसको लाने की ज़रूरत हो जाएगी, शेड्यूल्ड एरियाज़ को बनाने की ज़रूरत हो जाएगी। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू सी दिस पर्टिकुलर मैप, और इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपके 5th शेड्यूल्ड एरियाज डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जो आपको इससे दिखाई दे रहे हैं। 6th शेड्यूल आपको पता है केवल और केवल आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, और बाकी सारी जगहों को अगर आप देखेंगे तो दे आर नॉन शेड्यूल्ड एरियाज। और अगर जोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको देखना है तो आपको ये यहाँ पर बहुत क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। चलिए, अब हमें यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सेफगार्ड दिए गए हैं शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो जी हाँ, शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल रिकॉग्निशन यहाँ पर दिया गया है, और उनके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए, वेलफेयर्स को बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ आर्टिकल 342, 244 और 5th और 6th शेड्यूल हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। जहाँ हम आर्टिकल 342 की बात कर रहे हैं तो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कि किसी भी क्षेत्र को, किसी भी ट्राइब को या ट्राइबल कम्युनिटी को जो भी यहाँ पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर आ रही हैं अलग अलग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज़ में, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। गवर्नर के साथ कंसल्ट करने के बाद एक पब्लिक नोटिफिकेशन रिलीज़ करेंगे कि भाई दिस पर्टिकुलर एरिया नाउ बिलोंग टू द शेड्यूल्ड ट्राइब। वहीं अगर हम आर्टिकल 244 की बात करेंगे तो ये बात कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़। यहाँ पर 5th शेड्यूल को अप्लाई कर दिया गया है टू दी शेड्यूल्ड एरियाज अदर देन असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। वहीं 6th शेड्यूल की अगर हम बात करें तो इसे लागू कर दिया गया है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, और ऐसे करके इन सभी को सेल्फ गवर्निंग रूल्स दे दिए गए हैं। 5th शेड्यूल में यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसके अंदर ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल्स बनाई जाएंगी, जिसके अंदर गवर्नर के पास पावर है कि वो शेड्यूल्ड एरिया से रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं, जो भी रेगुलेशन है, उन्हें चेंज कर सकते हैं। और लास्टली हमें देखने मिल जाएगा 6th शेड्यूल, जो कि प्रोवाइड करता है एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस ऑन सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये एटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर बनाता है, जिसके अंदर आपको रीजनल काउंसिल देखने मिलेंगी, और इनके पास पावर हो जाते हैं कि चाहे लैंड हो, फॉरेस्ट हो या लोकल गवर्नेंस हो, उस सभी से लेके ये सारे निर्णय यहाँ पर ले सकते हैं। और आपको याद होगा रिसेंटली लद्दाख में इसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट चला था कि दे शुड बी द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। वहीं अगर हम आर्टिकल 46 की बात करें तो बात कर रहा है एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर वीकर सेक्शन की स्टेट जो भी अपनी पॉलिसी बनाती है अंडर दी DPSP, उनको
एजुकेशन, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ध्यान में रखते हुए शेड्यूल्ड एरियाज़, वीकर सेक्शन और शेड्यूल्ड कास्ट को ध्यान में रखते हुए बनाना ज़रूरी है। अदर देन दैट आपको फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 16, 46 देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं वेलफेयर और इनिशिएटिव्स की यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे जैसा हमने पैसा एक्ट के बारे में बात करी थी, आपको देखने मिल जाएगा कि पैसा एक्ट कौन कौन सी जगह पर यहाँ पर लागू होता है। यू कैन सी द लिस्ट वेरी क्लियरली हेयर। ओके, सो there is a very clear cut detailed PDF which you can download from our website। बाकी जितनी भी चीज़ें आपको समझाने के लिए थी, इम्पॉर्टेंट थी, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। चलिए मूव करते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पर गिर चुकी है 6.6% से। देखिए एक लेटेस्ट डेटा हमारे पास आया है फ्रॉम द नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस, जिन्होंने बताया है कि अर्बन एम्प्लॉयमेंट में एक सिग्नलिंग आप देखेंगे डिक्लाइन हमें देखने के लिए मिला है। अर्बन एम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करें तो लगभग 6.6% की दर से अप्रैल जून के महीने में ये गिरा है, और इसी के साथ अगर हम बात करेंगे 7.6% भी सेम पीरियड में पिछले साल हमें इसमें गिरावट देखने के लिए मिली थी। वहीं अगर हम मेल्स अर्बन पॉपुलेशन की बात करें तो ये डिक्रीज़ हुआ है 5.9% पर, लेकिन वहीं अगर हम फीमेल अर्बन एरिया की बात करें रेट डिक्लाइन होने की, विच इज़ क्वाइट शॉकिंग, जो कि 9.1% तक नीचे गिरा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो एक हमें जेंडर गैप इस रिपोर्ट के कारण देखने के लिए मिल जाएगा। दूसरा, इस रिपोर्ट में एक और चीज़ सामने आई है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, इसमें हमें इंक्रीज देखने मिला है, जो कि 48.8% यहाँ पर बढ़ चुका है। अब पॉइंट इज़ दैट कि हम ये सारी चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं। देखिए एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट्स होती हैं, ये कहीं ना कहीं हमें हमारी मार्केट कैसा चल रहा है, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, जेंडर गैप्स क्या हैं, इन सभी को बताने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चूँकि हम बात कर रहे थे NSSO की, तो हमारा मुख्य उद्देश्य हो जाएगा आने वाले प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम बात कर लें नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस के बारे में। नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर एक एजेंसी है, जिसका पूरा काम है नेशन वाइड सैम्पल्स को सर्वे करना, एसेंशियल डेटा को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन देखना ऑन दी वेरियस सोशो इकोनॉमिक आस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। 1950 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, और धीरे धीरे आप देखेंगे तो भारत में स्टैटिस्टिकल डेटा को कलेक्ट करने के लिए और सैंपल करने के लिए एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी बन जाएगी। हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर हमें देखने के लिए मिलता है। वहीं प्रोमिनेंट सर्वेस की बात करें जो NSSO कंडक्ट कराता है, तो आपको देखने मिल जाएगा नेशनल सैंपल सर्वे कंज्यूमर, नेशनल सैंपल सर्वे कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे आपको देखने मिल जाएगा। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कंज्यूमर एक्सपेंडिचर सर्वे किसके द्वारा कराया जाता है, तो आप याद रखेंगे NSSO के द्वारा। एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट सर्वे और ऐसे लिस्ट बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिल जाएगी। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, बात की जा रही है स्ट्रोक डेथ लाइकली टू सर्च 9.7 मिलियन बाय 2050 सेज रिपोर्ट। किस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं? देखिए लैंसेट न्यूरोलॉजी जर्नल ने एक रिपोर्ट यहाँ पर पब्लिश करी है, जिसकी वजह से स्ट्रोक, जो कि एक प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल कंडीशन है, आप देखेंगे 10 मिलियन से ज़्यादा डेथ आपको देखने मिल सकती हैं अगले 2050 तक। चलिए अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें तो इसको मिलकर बनाया है लैंसेट न्यूरोलॉजी कमीशन ने और वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन ने। बात करें इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स के बारे में, तो हमें चर्चा करनी है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को लेकर। देखिए इंडिया भी लो और मिडिल इनकम कंट्री का पार्ट बन जाता है, और यहाँ पर इंडिकेट किया जा रहा है जो ग्लोबल स्ट्रोक डेथ टोल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 6.6 मिलियन इन 2020 टू दी 9.7 मिलियन बाय 2050। कारण क्यों? अवॉइडेंस। एक आप देखेंगे इन कंट्रीज़ में जहाँ पे पैसे की कमी है, वहाँ पे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, हर छोटी चीज़ के लिए डॉक्टर के पास नहीं जा पाएंगे। ऐसे में आप देखेंगे तो एक जो स्ट्रेस है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो वो आपको लोअर और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। सो ऐसे में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन हो जाती है स्ट्रेस को यहाँ पर रोकना। कुछ रिकमेंडेशंस की बात करें तो देखिए यहाँ पर कुछ की रिकमेंडेशंस भी दिए जा रहे हैं, जैसे
इन 12 एविडेंसेस बेस्ड रिकमेंडेशन की हम यहाँ चर्चा करते हैं। ये बोल रहे हैं कि हमें कॉस्ट इफेक्टिव सर्वेलेंस कराने की ज़रूरत है, जिसके तहत हमें एक बहुत ही एक्यूरेट एपिडेमियोलॉजिकल डेटा मिल सकता है, ताकि हम भविष्य में जो होने वाले स्ट्रोक्स हैं उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, हमें पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है, एक हेल्दियर लाइफ स्टाइल को प्रमोट करने की ज़रूरत है, चाहे हम मोबाइल फॉर्मेट से लोगों को यहाँ तक पहुँचाएँ, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू बताएं, ताकि लोग जो हैं वो अपनी केयर ज़्यादा कर सके, स्ट्रेस को कम कर सकें। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कि हमें एक कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और एक अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स की आवश्यकता है। दैट मीन्स लोगों को तो आप अवेयर कर रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू हॉस्पिटल्स, व्हेन इट कम्स टू मेडिकल स्टाफ, उनको भी आपको ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है और इनको बढ़ाने की आवश्यकता है। जो नंबर ऑफ पीपल है, इनको बढ़ाने की आवश्यकता आपको देखने के लिए मिल जाएगी। देखिए, स्ट्रोक आता कब है? जब एक सडनली हमें ब्लड फ्लो का आप देखेंगे एक सडन डिसरप्शन क्रिएट हो जाता है टू अ पार्ट ऑफ द ब्रेन। होता क्यों है? कभी अगर आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक हो चुकी हैं, जिन्हें हम उसकी वजह से जो आने वाला स्ट्रोक है, इसे हम आइसेक्समिक स्ट्रोक बोलते हैं, या फिर जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी वो रप्चर्ड हो चुकी हैं, जिसे हेमोरेजिक स्ट्रोक बोला जाता है। तो जब भी जो ब्लड का सप्लाई है वो ब्रेन तक जाने में कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है किसी भी वजह से, या ब्रेन सेल्स यहाँ पर उसको प्रॉपर नहीं ले पाते, तो उसकी वजह से आप देखेंगे धीरे धीरे ब्रेन सेल्स डाई होने लगेंगे और बहुत से न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हमें देखने मिलेंगे। रिजल्ट इनटू आप देखेंगे सडनली स्ट्रोक आपको देखने मिल जाएगा, जिसके अंदर व्यक्तियों को पैरालिसिस हो जाता है, या फिर अचानक से बात करने में प्रॉब्लम होने लगेगी, एफेसिया हो जाएगा, लाइक लैंग्वेज प्रॉब्लम होने लगेगी, कॉग्निटिव इम्पेरिटीज़ आपको देखने मिल जाएगी। और ये जो कॉम्प्लिकेशन है, इन्हें हम एक जनरल टर्म नहीं बोल सकते, दे कैन बी डिफ़र फ्रॉम अ पर्सन टू पर्सन, डिपेंड कि स्ट्रोक किस तरीके से आया है और क्या कंडीशन है। ये कई बार इतने खतरनाक हो जाते हैं कि ये व्यक्ति की जान भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्ट्रोक इतना खतरनाक है कि वो ब्रेन को वाइटल फंक्शंस करने के लिए रोक दे, लाइक ब्रीदिंग, लाइक हार्ट रेट, रिजल्ट इनटू लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाती है, और ऐसे में मृत्यु के जो दर हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सो दिस इज़ वाई स्ट्रोक्स को हमें मैनेज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विद हेल्दी लाइफ स्टाइल्स, विद मेडिटेशन, विद योगा, विद फिजिकल एक्टिविटीज़, यू कैन अचीव इट। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, हम बात कर रहे हैं IRDAI ने इशू कर दिए हैं नॉर्म्स ऑन दी बीमा वाहक। देखिए, रिसेंटली IRDAI ने इंट्रोड्यूस करी थी गाइडलाइंस फॉर बीमा वाहक, जो कि एक डेडिकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा, जिसका काम होगा इंश्योरेंस, जितनी भी आपको इंश्योरेंस दिखाई दे रहे हैं इनको इंक्लूजन करना, और रूरल एरिया में स्पेशली इसको इंश्योरेंस फॉर ऑल की इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ना। अब देखिए, इम्पॉर्टेंट क्यों है? बीमा वाहक का जो रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका ही काम है बीमा का विस्तार करना, मतलब बीमा को अफोर्डेबल बनाना, एक्सेसिबल बनाना, एक कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस कवरेज क्रिएट करना, ताकि लोगों तक एक सभी तक इंश्योरेंस पहुंच सके। गाइडलाइंस को बनाना, जिसमें क्या होगी, जो बीमा विस्तार के लिए क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरीके कोड्स और कंडक्ट्स यहाँ पर क्रिएट किए जाने वाले हैं, ये सारी चीज़ें भी बताने का काम किसका है? बीमा वाहक का। तो अगर हम एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें, एक चैनल बेस्ड में बात करें, तो बीमा वाहक बोथ इंडिविजुअल एंड कॉर्पोरेट जो दोनों हो सकते हैं, दे विल बी इक्विप्ड विद दी हैंडल्ड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जिसकी थ्रू वो अलग अलग जो कंपनीज हैं, अलग अलग जो प्लेटफॉर्म है, उन सभी के जो भी बीमाज हैं उनको यहाँ पर दिखा सकेंगे। स्पेशली यहाँ पर बात की जा रही है कि बीमा वाहक को परमिट नहीं किया गया है टू कलेक्ट फीस और चार्ज फ्रॉम पॉलिसी होल्डर्स असाइड फ्रॉम द इंश्योरेंस पीरियड प्रीमियम, तो इसके ऊपर भी वो कुछ नहीं ले सकते। ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। सो आप याद रखेंगे, जो बीमा वाहक का कॉन्सेप्ट है, ये IRDAI की जो पॉलिसी चल रही है इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047, जो कि एक इनका गोल है, इसको कंप्लीट करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं, क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बीमास को, और यहीं पर आप देखेंगे तो सर्विसिंग ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। स्पेशली यहाँ पर बात करें तो हम विमेंस एज ए बीमा वाहक को ज़्यादा प्रमोट किया जाने वाला है। इंपॉर्टेंस क्यों हो जाएगी कि एक यूनिवर्सलाइजेशन आपको देखने मिलेगा और सभी तक इनफैक्ट हायर लेवल से
से लेकर लोअर ग्राम पंचायत तक जो बीमास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बात कर लें IRDAI के बारे में तो 1999 में इसको फाउंड किया गया था। एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसका मुख्य काम है इंश्योरेंस और जो इंश्योरेंस सेक्टर के जो कस्टमर हैं उनको प्रमोट करना। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा और इसी के तहत IRDAI एक्ट 1999 और इंश्योरेंस एक्ट 1938 के तहत आप देखेंगे तो इनके पास वो समस्त अधिकार आते हैं जिसमें ये भारत में जितनी भी कंपनीज़ हैं जो भी इंश्योरेंस के साथ डील कर रही हैं उनको रेगुलेट करने का काम करेंगे, साथ ही सभी तक एक यूनिवर्सलाइज्ड फॉर्म में इंश्योरेंस पहुंचाने का काम करेंगे। सो आप याद रखेंगे 1999 के तहत एक्ट आया था और अप्रैल 19 आप देखेंगे 2000 में आपके पास एक ऑटोनॉमस बॉडी बन के कौन आ जाएगा, IRDAI। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं श्रीलंका टू टेक ओवर एज चेयर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। ठीक है, IORA काउंसिल्स की मीटिंग होने वाली है कोलंबो में और इस समय आप देखेंगे यहाँ पर बहुत सारी कंट्रीज़ इसको अटेंड करेंगे लाइक इंडिया, बांग्लादेश, मॉरिशस एक्सेट्रा एक्सेट्रा और यहाँ पर इसको लीड करने वाला है श्रीलंका। समझना क्या है हमें समझना है इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन के बारे में। सबसे पहले आई वांट यू ऑल टू सी दिस पर्टिकुलर इमेज। देखिए, इंडियन ओशन रिम्स एसोसिएशन की बात करें तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर आपको इंडियन ओशन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। IORA की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था मार्च 7 1997 में मॉरिशस के अंदर। जो आइडिया था इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो एक इंडियन ओशन में एक कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आज की डेट में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको 23 मेंबर स्टेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे, 11 डायलॉग पार्टनर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, इस पूरे क्षेत्र में रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन को बढ़ाना, ट्रेड को इन्हांस करना, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और साथ ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए काम करना। अलॉन्ग विद दैट जितनी भी कंट्रीज़ हैं इनकी मैरीटाइम सेफ्टी की बात करना, ट्रेड फैसिलिटीज़ को बढ़ाना लेकिन एक दूसरे की सोवरेनिटी को ध्यान में रखते हुए। कल्चर एक्सचेंज करने की बात की जा रही है, टूरिज़्म को प्रमोट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। सो आप देखेंगे ये जो पूरा का पूरा सेक्शन है ये इंडियन ओशन के अंदर काम कर रहा है। अगर हम इनके सेक्रेटरीट की बात करेंगे सो इट इज़ सिचुएटेड इन दी पोर्ट लुइस मॉरिशस, जो कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी भी क्रिएट करता है। चलिए moving on to the last article of the day, which is the multi-modal artificial intelligence and why it is very important। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है। देखिए, AI मॉडल्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में एक मल्टी मॉडल सिस्टम हमें देखने मिल रहा है जो कि यूज़र को इंटरेक्ट करने के लिए मदद कर देता है AI की मदद से, लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, साउंड, वीडियोस। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट हमें देखने मिल रहा है AI मैकेनिज़्म में, जहाँ पर हम एक ह्यूमन कॉग्निशन के साथ मिमिक कर सकते हैं, राइट। तो फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से एक आपको ग्लासेस लगा दिए, एक लेंस लगा दिए विथ विच यू कैन एक्चुअली कनेक्ट। सो आपको एक कॉग्निशन यहाँ पर देखने मिल जाएगा। ओके, सो जैसे आप बात कर रहे हैं एक पूरे के पूरे मॉडल के बारे में कि व्हाट इज़ दिस मल्टी मोडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेट अस अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल। अब देखिए हुआ क्या है, रिसेंटली जो ओपन AI है जो कि चैट GPT के लिए जाना जाता है, इन्होंने अनाउंस कर दिया GPT 3.5 एंड GPT 4 मॉडल्स, जिसके अंदर अब वो इमेजेस को भी समझ सकते हैं और उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं शब्दों में। एडिशनली उनके जो मोबाइल एप्लीकेशन है इनके अंदर स्पीच सिंथेसिस को डाल दिया गया है, जिसकी वजह से अब एक डायनामिक कन्वर्सेशन आप AI के साथ कर सकते हैं। इनफैक्ट ओपन AI की बात करें तो इन्होंने मल्टी मोडल चीज़ कर दी है, विच मीन्स अब आप केवल टेक्स्ट के थ्रू बात नहीं कर सकते हैं, यू कैन इवन गिव विद द स्पीच सिंथेसिस। आप यहाँ पर चाहें तो किसी इमेज को अपलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ जो आने वाले मॉडल्स आपको GPT 4 वगैरह में देखने मिलेंगे, इसमें आप पाएंगे कि इन्होंने मल्टी मोडल लैंग्वेज सिस्टम का भी यूज़ किया है।
नाउ द क्वेश्चंस कम कि गूगल एंजॉय कर रहा है इस तरीके के एडवांटेजेस को मल्टी मॉडल रिया में। कारण क्यों? बहुत सारी इमेजेस अपलोड होंगी, वीडियोस यहाँ पर गो थ्रू होंगे, सर्च इंजन्स बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से यूट्यूब को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसी तरीके से अगर हम ओपन एआई के एडवांसमेंट की बात करेंगे तो आप देखेंगे एक मल्टी मॉडल जो पूरा का पूरा ग्रुप है वो सडनली राइज होने वाला है। सो नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट इज़ दिस मल्टी मोडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। तो देखिए, एक इनोवेटिव अप्रोच है एआई के सेक्टर में, जिसका मुख्य उद्देश्य है एआई सिस्टम को रिवॉल्यूशनराइज करना विद द मल्टी मोडल सेंसेस। लाइक बहुत सारी सेंसर मोडालिटीज़ को इसके अंदर डालिए जाए। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं, अदर देन टाइपिंग यू कैन सर्च एनीथिंग विद द इमेजेस, विद द ऑडियो, विद द वीडियो। ओके, सो यही आपको एक चीज़ देखने मिलेगी। इसके मैकेनिज़्म की अगर हम बात करें तो ये पूरा का पूरा डिफरेंट स्टिमुलस लाइक टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो पे डिपेंड करता है। दूसरा हमें देखने मिलेगा डेल्स फाउंडेशन, जो कि एक नोटेबल मॉडल है जो यहाँ पर क्लिप मॉडल को बना रहा है, और यही ओपन एआई को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं। एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें इस मल्टी मॉडल सिस्टम की, तो देखिए यहाँ पर इसको एक ऑटोमेटिक जनरेटिव डिस्क्रिप्टिव कैप्शन फॉर इमेजेस बना सकता है। ये कंटेंट को बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकता है। फॉर एग्जांपल, यू हैव जस्ट अपलोडेड वन इमेज एंड इट कैन एक्चुअली डिस्क्राइब इट इन द वर्ड्स। वीडियोस को एनालिसिस कर सकता है, वीडियोस को कंबाइन कर सकता है, ऑडिटरी डेटा को रिकॉग्नाइज कर सकता है। अदर देन दैट, अगर आपने कोई चीज़ बोली है, मतलब किसी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकता है, उसे ट्रांसलेट कर सकता है, नॉट अलोन इन दी ऑडियो फॉर्म बट इन दी प्लेन टेक्स्ट ऑल्सो। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम मल्टी मोडल की बात करें तो एक मेडिकल क्षेत्र में बहुत काम आएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स डेटाज जैसे सीटी स्कैन्स की रिपोर्ट हो गई, एमआरआईज की रिपोर्ट हो गई, अलग अलग डायग्नोशंस की जो रिपोर्ट्स हैं, जो स्कैन्स हैं, उनको यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर सकता है, उनको ट्रांसलेट कर सकता है। अलॉन्ग विद दैट एक वर्चुअल रियलिटी हमारे सामने क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे लिए सेंसरी फील होंगी, लाइक साउंड होगा, इमेजेस होगा, एंड वी कैन एक्चुअली फील ऑल दीज थिंग्स। तो दिस इज़ दी आपका मल्टी मॉडल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ओके, आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा था, बट ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल। आपको आज का डिस्कशन कैसा लगा? प्लीज़ डू कमेंट अस ऑन द कमेंट सेक्शन। और ये रहे आज के मेंस के क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसमें आपको जवाब लिखने हैं। अपनी कॉपी पर आंसर लिखिए, राइट दैम, अपलोड दैम ऑन आवर वेबसाइट. So thank you for watching this video. Do not forget to hit like button, comment your valuable feedback, and also press the subscribe button to never miss any updates. For more such information and with a lot of content, a free material, you can download our application. So thank you and see you tomorrow.